नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आपका स्वागत है। हमने पिछली 3 क्लासें पार कर ली है आरबीएससी पर वार सीरीज की, और आज अपन की चौथी क्लास है। और चौथी क्लास है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता स्थल। कौन से है? राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। तो शुरू करते हैं। ये रहा पहला सवाल। बेड़च नदी। बेड़च नदी के किनारे स्थित वह सभ्यता स्थल जिसे धूलकोट, तांबावती व ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के किनारे? बेड़च नदी। अब देखते हैं बेड़च नदी कहां पर है। बेड़च नदी, बेड़च नदी का उद्गम कहां से होता है? बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ है। बेड़च नदी का उद्गम कहां से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियों से। उद्गम कहां से होगा? गोगुंदा की पहाड़ी। ठीक। एक उदयपुर में उदय सागर झील। कौन सी? उदय सागर झील से पहले, उदय सागर झील से पहले ये आयड़ नदी, व उसके बाद उदय सागर झील से पहले बेड़च, झील से पहले बेड़च, बेड़च, व बाद में उदय सागर झील के बाद में ये आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है। ये नदी है बेड़च नदी, जो उदय सागर झील से पहले तो बेड़च व बाद में आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है। अब देखो इसमें कौन सा सभ्यता स्थल स्थित है। बेड़च नदी के किनारे कौन सा सभ्यता स्थल है? आहड़, कालीबंगा। कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़। कालीबंगा सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ में। इसी प्रकार गणेश्वर, गणेश्वर है नीम का थाना, गणेश्वर है नीम का थाना। ये दो ऑप्शन तो कट गए क्योंकि ये दोनों उदयपुर में नहीं है। तीसरा देखो रंगमहल, रंगमहल है श्री गंगानगर। कहाँ है? श्री गंगानगर। तो ये तीसरा ऑप्शन भी अपन के कट गया। तो पीछे बचा है वो एक ही है। कौन सा है? आहड़। कौन सा सभ्यता स्थल है? आहड़ सभ्यता स्थल। तो बात करते हैं आहड़ के बारे में, थोड़ी सी चर्चा। आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता खोज किसने की? अगर खोज की बात करें तो किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास ने इस सभ्यता स्थल की खोज की थी। है किस नदी के किनारे? अगर नदी पूछ ले तो ये किस पे है? बेड़च नदी। किस? बेड़च नदी। बेड़च या आयड़ नदी के किनारे, बेड़च या आयड़ नदी के किनारे स्थित है। अक्षय कीर्ति व्यास ने कब खोज की? 1953 में। कब की? 1953 ईस्वी में। है कहां पर? यह स्थल कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर स्थित है? उदयपुर में। किस स्थान पर है? उदयपुर में स्थित है। चलो आगे, अगला सवाल। निम्न उत्खननकर्ताओं में से कौन एक कालीबंगा से संबंधित नहीं है? किस सभ्यता से? कालीबंगा सभ्यता से। अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर और रतन चंद्र अग्रवाल। कौन है वो कालीबंगा सभ्यता से नहीं है? क्या है?
किसका संबंध कालीबंगा सभ्यता से नहीं है। तो कालीबंगा सभ्यता पहले पढ़ते हैं। कालीबंगा सभ्यता किस सभ्यता के बारे में? कालीबंगा है कहां पर? ये स्थित है हनुमानगढ़। कहां पर है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? नदी पूछे तो घग्गर नदी। किस नदी के? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसी घग्गर नदी को क्या कहते हैं? मृत नदी भी कहा जाता है। क्या? मृत नदी भी कहा जाता है। खोज किसने की? कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। किसने की? अमलानंद घोष ने। कब की? 1952। कब? 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की। अब उत्खननकर्ता की बात करें। उत्खननकर्ता, तो उत्खननकर्ता में दो थे। 1961 से 1969 तक इसका उत्खनन किया गया। किसके द्वारा? बीबी लाल व बीके थापर। बीबी लाल व बीके थापर द्वारा। बीबी लाल व बीके थापर। ब्रजवासी लाल व बालकृष्ण थापर द्वारा इसका उत्खनन किया गया। तो देखो अब यहीं से अपन के इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। कौन सा? अमलानंद घोष हो गया। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की। बीबी लाल व बीके थापर इनके उत्खनन करता थे। तो इसका उत्तर क्या हो गया? रतन चंद्र अग्रवाल। कौन नहीं थे? रतन चंद्र अग्रवाल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं थे। अच्छा, कालीबंगा सभ्यता के बारे में और लिख दो। यहां से 5 स्तर में उत्खनन किया गया। कितने? 5 स्तर में उत्खनन किया गया। कितने? 5 स्तर में उत्खनन किया गया। कितने स्तर? 5 स्तर मिले। 5 स्तर में देखिए, प्रथम दो स्तर है अंतिम दो जो स्तर है वो प्राक हड़प्पाकालीन थे। अंतिम 2 स्तर किस काल के थे? प्राक हड़प्पा। किससे संबंधित? प्राक हड़प्पा से संबंधित। और जो बाकी 3 है वो हड़प्पा से संबंधित थे। बाकी 3, प्रथम 3 है वो किसके? हड़प्पा से संबंधित। हड़प्पा से संबंधित थे। किससे? प्रथम 3 हड़प्पा से और अंतिम 2 है वो प्राक हड़प्पा से संबंधित थे। चलो, यहां से एक जुते हुए खेत के अवशेष मिले। कहां? कालीबंगा के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। कालीबंगा के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। कहां से? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले जो कि प्राक हड़प्पा से संबंधित है। किससे? प्राक हड़प्पा से संबंधित थे। कालीबंगा के अगर पूछा जाए कालीबंगा के किस तरफ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले तो वो थे किस तरफ? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की तरफ। आगे कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर पूछे, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ तो वो होता है काली चूड़ियां। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ
काली चूड़ियां। ये है कालीबंगा के संबंध में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी। तो लो स्क्रीनशॉट। हो गया। चल आगे इसी में और थोड़ी कालीबंगा के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता को, कालीबंगा सभ्यता को दशरथ शर्मा ने, किसने? दशरथ शर्मा ने हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा, या सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। कि तीसरी राजधानी अगर पूछ ले तीसरी राजधानी किसने बताया, तो वो है दशरथ शर्मा। कौन थे? दशरथ शर्मा। कौन? दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। और कालीबंगा से क्या मिला था? कालीबंगा से और चीजें क्या मिली थी? तो कालीबंगा से एक महिला कुमार देवी, किसकी? महिला कुमार देवी, वे एक व्याघ्र की मुद्रा मिली। मतलब एक जो मुद्रा थी, मुद्रा पर एक पर महिला कुमार देवी का चित्र था और एक पर किसका था? व्याघ्र का। एक मुद्रा पर, एक मुद्रा पर महिला कुमार देवी व एक मुद्रा पर व्याघ्र का चित्र था। व्याघ्र का चित्र था। यहां से तंदूर, यहां से तंदूर के भट्टे के अवशेष, तंदूर के अवशेष मिले। ठीक है। अच्छा, और यहां से क्या मिला? कालीबंगा से और क्या मिला? कालीबंगा से मुहरें कैसी मिली? मुहरें अगर बात करें तो मुहरें कैसी मिली? बेलनाकार। कैसी मिली? बेलनाकार। और बेलनाकार मुहरें मिलना कहाँ के साक्ष्य है? मेसोपोटामिया। कहाँ से? मेसोपोटामिया। और कालीबंगा सभ्यता से क्या मिला? कालीबंगा सभ्यता को दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। कालीबंगा से एक महिला कुमार देवी का चित्र एक मुद्रा पर वे एक पर व्याघ्र का चित्र मिला। यहाँ से तंदूर के अवशेष मिले। और यहाँ की मुहरें कहाँ कैसी थी? बेलनाकार। कैसी थी? बेलनाकार। अच्छा, यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले। कहाँ से? कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य भी मिले। प्राक हड़प्पाकालीन साक्ष्य भी मिले। प्राक हड़प्पाकालीन साक्ष्य भी मिले। कहां से? प्राक हड़प्पाकालीन साक्ष्य भी कालीबंगा सभ्यता से मिले। और क्या मिले यहां से? और क्या मिला? और मिला एक बालक की खोपड़ी में छेद। खोपड़ी में छेद के साक्ष्य।
साक्ष्य मिले। चलो यहां तक लो स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अगला प्रश्न क्या है? कालीबंगा सभ्यता के संबंध में, कालीबंगा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, वे सही कथन का चयन कीजिए। क्या करना है? सही कथन का चयन करना है। कालीबंगा से खुदाई में गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल मिले। कौन कौन से? गाय के मुख वाले प्याले व तांबे के बेल यहां से मिले। यहां से मिट्टी के बर्तन मिले। कैसे? मिट्टी के बर्तन मिले, कांच की मणियां, खिलौने मिले। आगे कालीबंगा की खुदाई से कांस्य दर्पण। कैसा? कांस्य का दर्पण। हाथी दांत का कंगा कहां से मिला? कालीबंगा से। ये सभी कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ये सभी क्या है? कालीबंगा की खुदाई से मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता देखो, कालीबंगा कितने? दो भागों में। कालीबंगा दो टीले मिले। कितने? दो टीले मिले। कितने मिले? दो। पहला था नगर टीला और दूसरा दुर्ग नगर टीला। दूसरा कौन सा? दुर्ग टीला। बढ़ो आगे। अगला प्रश्न आहड़ सभ्यता के संबंध में। आहड़ सभ्यता के संबंध में सही कथन बताइए। किस सभ्यता के संबंध में? आहड़ सभ्यता की खोज बता दी अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। हाँ, यहां से मकानों की दीवारें पत्थरों व मिट्टी से, छत बांस व केलू से, व कमरों का विभाजन मिट्टी चढ़ी बांस की पर्दी से करते थे। किससे? मकानों का विभाजन। जैसे दो मकान, एक मकान बड़ा बना दिया तो बीच में एक मिट्टी की पर्दी बना दी। ठीक है। यहां मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले। कितने? 4 से 6 चूल्हे मिले। इसका मतलब है यहां सामूहिक परिवार यानी संयुक्त परिवार के साक्ष्य भी मिले। यहां से तांबा पिघलाने की बड़ी भट्टियां, कहां से? आहड़ से। और 26 किस्मों के मणिये, 6 ताम्र मुद्राएं, 3 मुहरें, ईरानी धूपदानियां, कटोरियां, कस्तरियां, मटके आदि मिले। क्या मिले? तांबे पिघालने की बड़ी भट्टियां भी मिली यहां से। कहां से? आहड़ से। इसीलिए तो आहड़ को क्या है? ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। ताम्रवती नगरी भी कहा जाता। ये पढ़ लिया था। ताम्रवती नगरी किसको कहा जाता? आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी सभ्यता नगरी भी कहा जाता। तो इसमें क्या है? ये सारी चीजें कहां से मिली है? आहड़ से मिली है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी कथन सत्य है। अच्छा, आहड़ क्या है? आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता किसके किनारे थी? बनास नदी के आसपास के क्षेत्र में। आहड़ सभ्यता किस नदी बेसिन? बनास नदी बेसिन के आसपास थी, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता। बनास नदी के आसपास, बनास नदी क्षेत्र में स्थित थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता? बनास संस्कृति या बनास सभ्यता, बनास संस्कृति भी कहा जाता। बनास संस्कृति भी कहा जाता। ठीक है, यो आगे।
10वीं 11वीं शताब्दी में आहड़ को किस नाम से जाना जाता था? कब? 10वीं 11वीं शताब्दी में आहड़ को किस नाम से जाना जाता था? टाटानगर, रंगमहल, आगाटपुर या बैराट? किस नाम से जाना जाता था? टाटानगर। टाटानगर भारत का, प्राचीन भारत का टाटानगर किसको कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटानगर, प्राचीन भारत का टाटानगर रेड सभ्यता को, टाटानगर रेड सभ्यता को कहा जाता है। किसको? रेड सभ्यता को, रेड सभ्यता को कहा जाता। अच्छा, रेड सभ्यता कहां पर है? रेड सभ्यता कहां स्थित है? किस जिले में? टोंक जिला अगर पूछे रेड का तो टोंक जिला। कौन सा? टोंक। ठीक है, यह लोह युगीन सभ्यता है। कैसी? लोह युगीन, लोह युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता लोह युगीन सभ्यता है? ये कौन सी? रेड सभ्यता। कौन सी सभ्यता? रेड सभ्यता है, वो लोह युगीन सभ्यता है। अब बताओ इसमें क्या होगा? आहड़ सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था? टाटानगर, रंगमहल। रंगमहल कहां पर है? रंगमहल श्री गंगानगर, अभी पढ़ा था, श्री गंगानगर। ये एक सभ्यता है, ये अलग से सभ्यता है। बैराट एक सभ्यता है। तो पीछे बचा आगाटपुर। किस नाम से जाना जाता था? आगाटपुर। अच्छा, आहड़ सभ्यता से अनाज रखने की कोटियां मिली है, यानी मृद भांड। अनाज रखने के मृद भांड मिले हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अनाज रखने के मृद भांड मिले हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गोरे या कोट। गोरे या कोट, या कोटे। ठीक है, गोरे या कोटे के नाम से जाना जाता है। लियो स्क्रीनशॉट। और देख, आहड़ के बारे में और क्या है? आहड़ सभ्यता के बारे में, आहड़ सभ्यता से क्या तांबे गलाने की भट्टियां भी मिली हैं। कैसी? तांबा गलाने की भट्टियां। तांबा गलाने की भट्टियां कहां से मिली? आहड़ से। अच्छा, आहड़ सभ्यता के लोग है ना, पानी की निकासी के लिए एक विधि काम में लेते थे। वो कौन सी थी? चक्रकूप। कौन सी? चक्रकूप। पानी की निकासी के लिए, पानी की निकासी के लिए चक्रकूप विधि काम में लेते थे। चलो लियो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। बालाथल सभ्यता कौन सी? बालाथल सभ्यता किस जिले में है? सीकर, हनुमानगढ़, उदयपुर व जयपुर। किस जिले में है बालाथल सभ्यता? किस जिले में स्थित है? दियो उत्तर।
किसमें? अच्छा, बालातल सभ्यता। अब देख, बालाथल, बालातल सभ्यता उदयपुर जिले में। किस जिले में? जिला कौन सा है? उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। तहसील पूछे वल्लभनगर। कहां पर? वल्लभ नगर। इसकी खोज किसने की? बालातल सभ्यता की खोज किसने की? खोजकर्ता कौन था? अगर इसकी खोज पूछे तो वीएन मिश्र। किसने? वीएन मिश्र ने इसकी खोज की थी। अच्छा, मैं ये बता रहा हूं कभी कभी इनके उपनाम सभ्यताओं के, ठीक है, उनका भी फैक्ट आपको दे रखा है, और इनके खोज किसने की, या अब नया जिला जो पुराने में था वो नया कौन सा जिला है, उसके बारे में अपन ने फैक्ट दे रखे हैं। तो वो फैक्ट एक बार पढ़ लेना, जिससे पता चले कि कौन सी सभ्यता किस जिले में स्थित है। चलो आगे। बालातल सभ्यता के बारे में। बालातल सभ्यता के विषय में असत्य कथन है, यानी बालातल सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहले तो हो गया, बालातल सभ्यता कहां पर है? उदयपुर के वल्लभनगर में है। इसकी खोज वीएन मिश्र ने की है। अब देखो यहां से क्या है? यहां से पहला ऑप्शन है, यहां से लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। किससे? बालातल से मिले हैं। ठीक है, यहाँ कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण के साक्ष्य भी मिले हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है किसको? बालातल। और चौथा ऑप्शन है, यहां से तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी व बाण जैसे उपकरण भी मिले। कहां से? बालातल सभ्यता से तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी व बाण जैसे उपकरण मिले। कौन सा कथन असत्य होगा? 3 नंबर, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर। किस सभ्यता को कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यताओं को कहा जाता है। किसको? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? सी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर को कहा जाता है। नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता। चल, कौन सा आ गया? गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? अब सबसे पहले गणेश्वर सभ्यता के बारे में बात करना। ठीक है, अब देखो नदी, गग्गर नदी, फिर आती है कांतली नदी, बाणगंगा नदी और बेड़च नदी। किस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है? ठीक है, तो गणेश्वर सभ्यता के बारे में बात करते हैं। गणेश्वर सभ्यता, आप बताओ कौन सी नदी? है कहां पर? नीम का थाना। किस जिले में? अगर पूछे जिला, गणेश्वर सभ्यता किस जिले के किनारे है? किस जिले में है? नीम का थाना। कौन सा? नीम का थाना। किसमें? नीम का थाना जिले में है। अब बता दो नीम का थाना में कौन सी नदी चलती? गग्गर, कांतली, बाणगंगा व कौन सी?
नदी के बारे में बात करें तो देख लो, घग्गर नदी चलती है हनुमानगढ़ और गंगानगर। कहाँ? हनुमानगढ़ गंगानगर। बाणगंगा कोटपुतली बहरोड, कहाँ से? कोटपुतली बहरोड से। और बेड़च नदी उदयपुर में। तो पीछे बची कांतली नदी। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। किस नदी के रूप में? नदी है कांतली। कौन सी नदी है? कांतली नदी। अच्छा ये बताओ, कांतली नदी का क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावटी। ठीक है, आगे। गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। गणेश्वर से क्या? पत्थर के बांध मिले। कैसे? इसी सभ्यता से पत्थर के बांध। पत्थर के बांध के साक्ष्य कहां से मिले? गणेश्वर सभ्यता। पत्थर के बांध के साक्ष्य इसी सभ्यता से मिले हैं। कहां से? गणेश्वर सभ्यता से पत्थर के बांध के साक्ष्य मिले। आगे। गणेश्वर सभ्यता को और क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी सभ्यता थी वहां से तांबे की सप्लाई कहां से हो रही थी? गणेश्वर सभ्यता से हो रही थी। तो गणेश्वर सभ्यता के बारे में, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना जिले में। कहाँ? नीम का थाना, कांतली नदी के किनारे है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। और इससे याद रखना, ताम्रवती नगरी है वो आड़ है। क्या है? ताम्रवती नगरी आड़ है। और ताम्रवती कौन सी है? ताम्रवती नगरी वो है आड़, अभी पढ़ लिया था। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाए तो वो है गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर से क्या मिला था? गणेश्वर सभ्यता से तांबे के बाणाग्र क्या मिले थे? तांबे के बाणाग्र क्या मिले? तांबे के बाणाग्र भी इसी सभ्यता से मिले। देखो, लो स्क्रीनशॉट। हो गया? जिला हो गया, नदी हो गई। अच्छा, पीछे बच गया, खोज किसने की? और उत्खनन। खोजकर्ता इसके कौन थे? सोच ही लिया। खोजकर्ता कौन थे? आरसी अग्रवाल। आरसी
अग्रवाल। और उत्खनन करता आर.सी. अग्रवाल व विजय कुमार। कौन थे उत्खनन करता? उत्खनन करता अगर पूछे तो कौन थे? आर.सी. अग्रवाल व आर.सी. अग्रवाल व विजय कुमार। कौन? विजय कुमार। चले आगे। मौर्य शासक अशोक के दो स्तंभ लेख बौद्ध मठ के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? किसके किसके? मौर्य शासक अशोक के दो स्तंभ लेख कहां से मिले? बैराट सभ्यता से। किस सभ्यता से? बैराट सभ्यता से अशोक के दो लेख मिले, दो स्तंभ लेख मिले। बैराट सभ्यता कहां पर है? बैराट सभ्यता की बात करें तो ये किस जिले में है? कोटपुतली बहरोड। किस में है? कोटपुतली बहरोड जिले में। पहले ये जयपुर में आ रही थी। किस नदी के किनारे स्थित है? और नदी पूछे तो नदी कौन सी है? बाणगंगा नदी। कौन सी है? बाणगंगा नदी। कौन सी? बाणगंगा नदी के किनारे। इसी बाणगंगा नदी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा व ताला नदी। कौन सी? अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा व ताला नदी। कौन सी नदी? ताला नदी। हाँ, बैराट के बारे में और बात करें तो बैराट से बीजक डूंगरी क्या हुई थी? बीजक डूंगरी, बीजक पहाड़ी, बीजक पहाड़ी, गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी, गणेश डूंगरी। और कौन सी डूंगरी थी? यहीं से मिली। चलो, हो गया बैराट सभ्यता। कोटपुतली बहरोड नदी, बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, वह ताला नदी भी कहा जाता है। और बैराट से बीजक की पहाड़ी। बीजक की पहाड़ी कहाँ है? बैराट में ही। कहां पर? बैराट में ही। बैराट को क्या कहा जाता था? विराटनगर। बैराट को विराटनगर भी कहा जाता था। विराटनगर भी कहते हैं। क्या? विराटनगर। इसका नाम क्या है? विराटनगर। और अब बताओ, विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? किसकी थी? ठीक है, ये दूसरे चैप्टर में पढ़ लिया था। कौन से? दूसरे चैप्टर में। हाँ, इसकी खोज खोज किसने की? खोज राय बहादुर दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, इसने इसकी खोज की थी। ठीक है, किस सभ्यता की? बैराट सभ्यता की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने।
खोज के बाद आता है, क्या आता है खोज के बाद? हाँ, उत्खनन। खोज दयाराम साहनी ने कर दी, अब उत्खनन। उत्खनन किसने किया? उत्खनन ये दो बंदे थे, एक था नील रत्न बनर्जी, नील रत्न बनर्जी, वे कौन? कैलाश नाथ दीक्षित, कैलाश नाथ दीक्षित। यहां से देखो मौर्यकालीन मिल गए, ठीक है, अशोक के समय के, किसके? मौर्यकालीन अशोक के समय के दो लेख मिल गए थे। चल, लेख कौन सा था? बीजक डूंगरी से कौन सा मिला था? पहला था बीजक डूंगरी से, कौन सा मिला? बीजक डूंगरी से बाबरू शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बाबरू शिलालेख। बाबरू शिलालेख कहां से मिला? बीजक डूंगरी से बाबरू शिलालेख किसने खोजा? कैप्टन बर्ट ने। किसने? कैप्टन बर्ट ने, ठीक है। कब? 1937 में। कब? 1937 में। चलो यहां तक लो स्क्रीनशॉट। हाँ, अब बात करें दूसरा शिलालेख, कौन सा? दूसरा शिलालेख कौन सा था? दूसरा शिलालेख जिसे बैराट शिलालेख भी कहते हैं। कौन सा? बैराट शिलालेख, ठीक है। किसने ढूंढा? कार्लाइल ने। कौन था? कार्लाइल। इसी बैराट से मंदिर के साक्ष्य भी मिले हैं। किसके? गोल मंदिर के साक्ष्य, गोलाकार मंदिर के साक्ष्य भी मिले। किसके? गोलाकार मंदिर के साक्ष्य। और मुद्राएं कितनी मिली? मुद्राएं टोटल 36, एक कपड़े में लिपटी हुई 36 मुद्राएं मिली। कितनी? 36। 36 में से 8 तो थी पंचमार्क, पंचमार्क मुद्रा, पंचमार्क मुद्रा। और पीछे जो बची है 28 मुद्राएं। 28 मुद्राएं कौन सी थी? इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक, यूनानी मुद्रा, ठीक है, हो गया। हाँ। एक मिला था स्वर्ण कलश, स्वर्ण मंजूषा कलश। स्वर्ण मंजूषा यानी एक कलश मिला था, सोने का कलश, ठीक है। वो किसके समय मिला? राम सिंह के समय। किसके समय? राम सिंह के समय। चलो आगे बढ़ो, टाइम बहुत हो गया। चलो आगे। ये आ गया सवाल वापस।
दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित का संबंध किस सभ्यता स्थल से है? अभी पढ़ लिया था ये। किससे किससे बताया था? बैराट सभ्यता। किससे था? बैराट सभ्यता स्थल। हो गया ना। पिछली स्लाइड में अपन ने पढ़ा था दयाराम साहनी ने बैराट सभ्यता की खोज की थी। फिर नील रतन बनर्जी वे कैलाशनाथ दीक्षित इनके क्या थे? उत्खनन करता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ एक तरफ सभ्यता दे रखी है, दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं। एक तरफ सभ्यता और दूसरी तरफ जिले। बागोर सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा, गिलुंड राजसमंद, नगर सभ्यता टोंक, नगरी सभ्यता उदयपुर। कौन सा कथन, कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? बागोर सभ्यता, गिलुंड सभ्यता, नगर सभ्यता और नगरी सभ्यता। कौन सा युग्म असंगत है? बताओ, हो गया? ये वाला कौन सी? नगरी सभ्यता कहां पर है? चित्तौड़ में। किस में? चित्तौड़। किस जिले में नगरी सभ्यता? चित्तौड़ में। किस में है? चित्तौड़ में। देखो बागोर सभ्यता, इसको क्या है? आदिम, इसका उपनाम बताओ, क्या है इसका उपनाम? क्या है? आदिम संस्कृति का संग्रहालय। क्या है? किस सभ्यता को कहा जाता है? बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय। अच्छा, यहां से जो खुदाई किए गए स्थान है उनको क्या कहा जाता था? महासतियों का टीला। यहां से खुदाई किए गए स्थान को, बागोर से खुदाई किए गए स्थान को, बागोर से खुदाई किए गए स्थान को महासतियों का टीला कहा जाता। महासतियों का टीला, महासतियों का टीला कहलाता। क्या कहलाता है? महासतियों का टीला कहलाता है। हो गया? नगरी सभ्यता, नगर सभ्यता, गिलुंड सभ्यता। गिलुंड भी किससे हुई अलग? आहड़ से। कहां से? आहड़। आहड़ से हुई ना? आहड़ से। और कौन कौन सी हुई? एक भगवानपुरा। कौन सी? भगवानपुरा। जब आहड़ संस्कृति का विनाश होने वाला था तब आहड़ के लोग कहां चले गए? गिलुंड और भगवानपुरा क्षेत्र में चले गए। चलो नेक्स्ट। हाँ, अगला सवाल क्या है? कच्ची ईंटों के प्रयोग के कारण राजस्थान की किस सभ्यता को दीनहीन बस्ती या गरीब बस्ती भी कहा जाता था? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या गिलुंड। किस सभ्यता को दीनहीन बस्ती या गरीब बस्ती भी कहा जाता था? कौन सी सभ्यता थी? कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। क्योंकि यहां पर क्या होता था? कालीबंगा सभ्यता में पहले तो नालियां कैसी थी? लकड़ी की। नालियां कैसी थी? लकड़ी की बनी।
लकड़ी की नालियां बनी हुई थी। यहां पर जो प्राक हड़प्पा कालीन है, प्राक हड़प्पा काल, हड़प्पा काल में कच्ची ईंटों का मकान बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। किसका? मकान बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे, इसलिए इनको दीनहीन बस्ती कहा जाता है। के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग, का प्रयोग करते थे। अच्छा, इसी कालीबंगा से और क्या क्या मिले थे? हैं? दो फसल, एक साथ दो फसल के साक्ष्य, दो फसल के, यानी सामूहिक फसल। कौन कौन सी? गेहूं व जौ, गेहूं व जौ। क्या हो गया? सामूहिक फसल के साक्ष्य मिले। साक्ष्य मिले कहां से? कालीबंगा से। ठीक है, हो गया। बढ़ो आगे। वाह। भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, महादेव डूंगरी का संबंध किस सभ्यता स्थल से था? कालीबंगा, बैराट, आहड़ व गणेश्वर किस सभ्यता स्थल से था? कौन सी? भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, महादेव डूंगरी और यही डूंगरी। ठीक है, भीम डूंगरी से वो एक कार्लाइल ने प्राप्त किया था। किसका? कार्लाइल ने इसी डूंगरी से जो दूसरा शिलालेख वो प्राप्त किया था। और एक है बीजक डूंगरी, यहां से बर्ट ने, कैप्टन बर्ट ने अशोक का एक शिलालेख प्राप्त किया था, भाब्रू शिलालेख। इसी में लिखा था पशु हत्या पर रोक और मगध नरेश जो भी। ठीक है, तो ये किस में थी? बैराट में। किस में थी? बैराट। आगे। हाँ, चल, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? किसमें? सभ्यता और जिले के संबंध में। रेड सभ्यता कहां पर है? टोंक, ओजियाना भीलवाड़ा, नौ सभ्यता भरतपुर और भीनमाल सभ्यता जालोर। कौन सी सभ्यता स्थल यानी कौन सा युग्म असुमेलित है? रेड सभ्यता कहां पर है? टोंक में। सही है। ओजियाना सभ्यता ध्यान रखना पहले भीलवाड़ा में थी, अब कहां है? ये ब्यावर में। किस जिले में? ब्यावर जिले में। किसमें? ब्यावर में। तो यही हो गई अपन के असंगत युग्म। कौन सा? ओजियाना सभ्यता। और नौ सभ्यता कहां है? भरतपुर में। नौ सभ्यता कहां पर है? भरतपुर। नौ सभ्यता किस नदी के किनारे है? नौ सभ्यता ये भरतपुर में हो गई, भरतपुर में। तो भरतपुर में कौन सी नदी है? नदी पूछे? रूपा रेल। कौन सी रेल? रूपा रेल। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? लसावरी या वरा नदी। लसावरी या वे वरा नदी। ठीक है, ऐसे सवाल आते रहे, कभी कई बार आ जाते हैं सवाल। ठीक है, यहां से एक यक्ष की मूर्ति मिली थी। किसकी? यक्ष की मूर्ति, यानी झाक बाबा। कौन से बाबा? झाक बाबा की मूर्ति यहीं से मिली थी। ठीक है, बचा है भीनमाल। भीनमाल सभ्यता कहाँ है? जालोर में ही है। यहां से यूनानी एक सुरापात्र मिला, जिसका नाम क्या था? एम्फोरा। एम्फोरा, एम्फोरा नामक एक सुरापात्र मिला, सुरापात्र मिला था। किस सभ्यता से? भीनमाल से। ठीक है, बढ़े आगे। चल, हो गए। अब देखो, जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बुक, कौन सी? अपन की ये बुक बहुत जल्द आने वाली है, 2-3 दिनों के अंदर अंदर आने वाली है। यानी कल, यानी आज ही जब क्लास देख रहे होंगे तब
ये प्रिंट में चली गई है और 3 दिन के अंदर ये आपके पास आ जाएगी, यानी मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। ये है वन लाइनर। कौन सी पुस्तक है? पशु परिचर के लिए वन लाइनर पुस्तक है। 3 दिन के अंतर्गत आपके पास मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, गौरव ज्ञान धारा। कोई भी नोटिफिकेशन है, कोई नई जानकारी के लिए इस गौरव ज्ञान धारा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो बस आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में और अगले नए चैप्टर के साथ। ठीक है, बहुत जल्द आपको नई मिल जाएगा। पशु परिचर के बैच भी मिल जाएंगे, मतलब पशु परिचर लाइक भी ये क्लास शुरू हो जाएगी, क्योंकि आगे अपवाद तंत्र आ रहा है और भौतिक प्रदेश आ रहे हैं, जो कि पशु परिचर के बैच में शामिल है, पशु परिचर के सिलेबस में शामिल। तो तब तक के लिए राम राम।